प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय गणित में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र 8वीं गणित देखेंगे। यह परीक्षा आपकी अगले महीने नवंबर में आयोजित है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें खाली स्थान, सत्य सत्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। 3-3 अंक के 10 प्रश्न आएंगे और 5-5 अंक के 2 प्रश्न। इस प्रकार कुल 50 अंक का प्रश्न पत्र होगा। हम देखें प्रश्न पहला, खाली स्थान भरिए। 5 खाली स्थान है, 5 अंक हैं। पहला है ऋण 4 गुणे ऋण 6 बराबर। तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, समान चिन्हों का गुणा, इसलिए धन हो जाएगा। 6 का गुणा 4 में होगा तो 24, धन के 24, इसका उत्तर होगा 24। 24/30 का न्यूनतम रूप खाली स्थान होगा। 24/3 अंश और हर कट रहे हैं, 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो आएगा खाली स्थान में 4/5। अगला है a गुणे a बराबर, घातांक के रूप में लिखिए खाली स्थान में। a गुणे a 3 बार है a का गुणा, तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे a पर 3 की घात। अगला है 1/4 धन 3/4 बराबर खाली स्थान। दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 4 होगा, अंश होगा 1 धन 3/4। 1 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4/4, 4/4 से कट जाएगा तो आएगा 1, तो इसका खाली स्थान में उत्तर होगा 1। अगला है किसी घनाभ में किनारों की संख्या खाली स्थान होती है। तो आप जानते हैं घनाभ में 6 फलकें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और किनारे 12 होते हैं, तो इसमें उत्तर आएगा 12। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प लिखिए। अब इसमें 4 दिए हैं वस्तुनिष्ठ, इनमें से सही विकल्प अपन को चुनना है और उसको भरना है। ये भी 5 प्रश्न है, 5 अंक के। पहला प्रश्न है x के तिगुने और 12 का योग 32 है, तो इसे समीकरण रूप में लिखेंगे। और यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। अब देखें x का तिगुना होगा 3x और 12 को जोड़ दीजिए तो 3x धन 12 बराबर 32। अब देखें ये कहाँ लिखा है, तो दूसरे नंबर पर है, तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला होगा, 3x धन 12 बराबर 32। नीचे हमने उत्तर लिख दिए हैं सभी के। अगला है कोण 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा। तो जो पूरक कोण है उनका योग 90 अंश होता है। अब एक है 20 अंश का, तो 90 में से 20 घटा दीजिए तो 70, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला, 70 अंश। अगला, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को हम उछालेंगे तो कुल संभावनाएं 2 होंगी, हर में 2 आ जाएगा, और एक बार उछालेंगे तो चित्त एक बार आएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1/2, यानी इसका उत्तर तीसरा होगा। अगला है प्रेक्षण 5, 0, 2, 3, 5, 2, 8, 7, 2, 2, 6 में बहुलक क्या है। तो बहुलक आप जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया हो या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इन प्रेक्षणों में देखो 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है 2, और कोई भी मान 4 या 4 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका बहुलक होगा 2। इसका उत्तर होगा 2। यहाँ पर हमने नीचे उत्तर भी लिख दिए हैं। अब देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR और कोण B बराबर कोण Q, तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होंगे। क्यों होंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, AB बराबर PQ और BC बराबर QR, यानी AB और BC 2 आसन्न भुजाएं हो गई, और जो कोण है BQ, यह कोण B कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, बीच में हो गया, तो AB बराबर PQ और BC बराबर QR, और कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। 2 भुजाएं हैं और
आसन्न और उनके बीच का कोण है, इसलिए यह सर्वांग सम होंगी। क्यों होंगे? क्योंकि भुजा कोण भुजा। इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला। तो ये इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी हमने नीचे लिख दिए हैं। अब देखेंगे हम 3 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है तीसरे नंबर पर, ऋण 16 भागित 4 बड़े कोष्ठक में भागित ऋण 2। तो पहले हम ऋण 16 भागित 4 को हम लिखेंगे ऋण 16 बटे 4। आप सीधे भी हल कर सकते हैं या बटे में लिख के भागित ऋण 2। ऋण 2 को हम ऋण 2 बटे 1 लिख दें। अब 4 से 16 कट जाएंगे तो हम ऋण 16 बटे 4 फिर से लिख दें और भाग को गुणा में बदल दें। भाग को गुणा में बदलते हैं तो उसके बाद वाली परिमेय संख्या पलट जाती है या व्युत्क्रम हो जाता है, तो 1 बटे ऋण 2 हो जाएगा। अब ये आपस में कटते हैं तो काट दीजिए। 4 चौके 16 और 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ आएगा ऋण 2 और यहाँ सब कट गया, मतलब ऋण 1। ऋण 2 का ऋण 1 में गुणा होगा, चिन्ह समान है तो गुणा होने पर चिन्ह धन का मिलेगा और 2 गुणित 1 तो आएगा धन के 2। तो इसका उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है, एक सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं? तो हम देखें, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो जब भी जो भी बड़ी वस्तु से छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाएं तो बड़ी वस्तु की जो मात्रा है वो होगी बटे 1 उस जो छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जा रही हैं उसकी मात्रा। यहाँ पर कुल चॉकलेट का जो वजन है वो 1/2 एक सही 1/2 किलोग्राम है और जो चॉकलेट के बॉक्स हैं उसमें 1/16 ग्राम भार लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखें चॉकलेट बॉक्सों की संख्या। तो हर बार इस तरह का सूत्र लगेगा। तो चॉकलेट का कुल भार बटे 1 बक्से में जो चॉकलेट है उसका भार। अब संख्या बराबर, अब एक चॉकलेट का कुल भार कितना है? 1 सही 1/2 किलोग्राम। तो अंश में हमने ये लिख दिया। अब एक बक्से का भार कितना है? 1/16। तो ये बटे की लाइन हो गई और ये अंश और ये हर। अब ये अंश को अगर हम हल करें विषम रूप में तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब ये जो बटे की लाइन है भाग की और इसके बटे में फिर से भिन्न है तो इस भिन्न को हम गुणा में ले जाएं तो ये पलट जाएगी, तो हो जाएगी 1/16 की जगह 16/1। काट दीजिए। 2 अट्ठे 16। अब 8 का 3 में गुणा हुआ तो 24। तो जो चॉकलेट के बक्से हैं वो कितने बनेंगे? 24। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। एक पट्टी है, उसकी लंबाई दी और फिर उसको छोटी छोटी पट्टियों में काटा गया, चाहे रिबन हो चाहे कुछ भी। तो इसी तरह से आपको ये सूत्र के द्वारा आपको प्रश्न हल करने हैं। ऐसे आपके ब्रिज कोर्स की पुस्तक में 4-5 प्रश्न हैं। अगला देखें, एक किसी आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है। यदि चौड़ाई 19/3 मीटर है तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल आए तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब क्षेत्रफल हमको दिया है 261/4 बराबर लंबाई नहीं दी तो बराबर लंबाई और गुणित चौड़ाई दी है 19/3। अब हम ये गुणा में 19/3 का पक्षांतर करेंगे तो ये 261/4 के भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा भागित 19/3 और यहाँ बराबर में लंबाई। अब 261/4 तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब भाग को हम गुणा में बदलेंगे, बटे को या भाग को। तो ये बाद वाला जो परिमेय संख्या है ये पलट गई, व्युत्क्रम हो गया, तो 3/19 गुणा में हो गया। अब यदि ये अंश हर या तिरछे कट रहे हैं तो काट दीजिए। अब ये किसी तरह से नहीं कट रहे तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 261 × 3/4 × 19 बराबर में आ जाएगा लंबाई 783/76 मीटर। इकाई भी लिखें तो इसकी जो लंबाई होगी वो 783/76 मीटर। अगला प्रश्न है, ऋण 5/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो जब भी संख्या रेखा हो और कोई भिन्न या परिमेय संख्या उसमें दर्शाना हो तो पहले आप देखो कि वो ऋणात्मक है कि धनात्मक। यहाँ पर ऋण लगा है मतलब हमें धन से
संख्या नहीं लेनी। तो जब भी संख्या रेखा बनाए तो 0 यदि ऋणात्मक है तो हम इस तरह दाहिनी तरफ कॉर्नर में 0 लिखें, क्योंकि हमें ऋणात्मक बाईं तरफ लिखनी है। और धन 5/8 होता तो हम 0 यहाँ लिखते और धनात्मक भाग इधर लेते, क्योंकि शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। तो यहाँ हमने पहले 0 ले लिया। अब यहाँ से हम इकाई लेंगे 1, 2, 3 इत्यादि। ये हर में यदि ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा इकाई का मान बड़ा लीजिए, और यदि कम है तो छोटा मान ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ऋण 1 माना है, फिर समान दूरी पर ऋण 2 इत्यादि। अब ये जो 0 से ऋण 1 है, इसके हमने बराबर 8 भाग किए हैं। कितने भाग किए? 8। क्यों किए? क्योंकि इसका हर 8 है। अगर यहाँ 4 होता तो हम 4 बराबर भाग करते, 3 होता तो 3 बराबर भाग। तो जब भी संख्या रेखा में कोई बिंदु बताना है, संख्या को बताना है बिंदु के रूप में, तो हर में जितना होगा उतने हम समान भाग करेंगे। तो कर लिए हमने। अब यहाँ से लिखेंगे हम पहले भाग को ऋण 1/8, फिर ऋण 2/8, फिर ऋण 3/8, ऋण 4/8, ऋण 5/8, ऋण 6/8, ऋण 7/8 और ऋण 8/8 कहलाएगा ऋण 1। अब लिखा है ऋण 5/8, तो हमें मिल गया यहाँ। तो हम यहाँ पर घेरा लगा देंगे और संख्या रेखा पर यह बिंदु ऋण 5/8 को दर्शाता है। प्रश्न 7वां, 128 को घातांक के रूप में लिखिए। जब भी घातांक के रूप में लिखना हो तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 128 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड में होगा 128 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार? 7 बार। तो हम 2 पर कितने की घात लगा देंगे? 7 की। तो इसका उत्तर होगा 128 बराबर 2 पर 7 की घात। अब देखें प्रश्न 8वां, समीकरण हल कीजिए। 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। जब भी इस तरह का समीकरण हल करना हो तो चर वाले पदों को हम बाईं ओर और अचर पदों को हम दाहिनी ओर ले जाएंगे पक्षांतरण विधि से। पक्षांतरण में आप जानते हैं धन का पक्षांतरण ऋण और ऋण का पक्षांतरण धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ पर चर वाले 2 पद हैं, 5x और धन के 3x। तो यहाँ दाहिनी तरफ धन 3x से हम बाईं तरफ ले जाएंगे धन 3x को। तो हमने ये तीर का निशान लगा दिया। किस तरफ ले जा रहा है? बाईं तरफ, पक्षांतरण करके। और अचर यानी धन 9 को हम दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं, तो इसमें हमने निशान लगा दिया। यहाँ हमने लिख दिया पक्षांतरण से। अब 5x ज्यों का त्यों रहेगा। बाईं तरफ कौन आया है? धन के 3x, तो हो गए ऋण 3x। अब धन 9 उस तरफ चले गए तो बराबर ज्यों का त्यों 5 और धन के 9 क्या में पक्षांतरण में हो जाएंगे? ऋण 9। अब 5x में से 3x घट जाएंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि चिन्ह असमान है। जब 2 पदों के चिन्ह असमान हो तो हम क्या करते हैं? उनको घटाते हैं, और समान हो तो जोड़ते हैं और चिन्ह बड़े पद का लेते हैं जोड़ घटाना के नियम अनुसार। तो 5x में से 3x गए 2x, 5 ऋण 9 तो होगा ऋण 4। तो x बराबर ऋण 4/2 काट दीजिए, तो x बराबर ऋण 2। अब देखें हम प्रश्न 9वां। x पे 4 की घात धन y पे 4 की घात धन 3x वर्ग y वर्ग ऋण x y घन। 2 की घात को वर्ग पढ़ते हैं, 3 की घात को घन में से x घन y वर्ग धन 3x y वर्ग ऋण 7xy घन जोड़ो। अब इनमें जोड़ना है इन दोनों को। तो जब भी इस तरह का हो तो पहले हम इस सवाल में जो पहला बहुपद है उसे लिख लेंगे। अब धन लगा के यहाँ से हम दूसरा वाला लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम समान पद छांट लें। तो x पर 4 की घात जैसा कोई नहीं है तो इसको ज्यों कहते हो, धन y पे 4 ज्यों कहते हो, धन 3x वर्ग y वर्ग। अब इसके जैसे और आगे देखें तो एक ये है, तो इसमें हमने सिंगल टिक कर दिया। तो इसको हमने इसके साथ लिख दिया धन 3x वर्ग y वर्ग ऋण xy घन। अब इसके जैसा देखें तो एक और है, ये है ऋण, तो हम इसको इसके साथ लिखेंगे। इसमें हमने डबल टिक कर दिया।
ये समान पद है इसलिए। ऋण एक्स वाई घन ऋण 7x y घन। अब यहाँ तक हम आ गए थे। अब देखें अगला है x घन y वर्ग, तो इसके जैसा कोई नहीं है तो धन ज्यों का त्यों। अब ये दो हम पहले ले चुके हैं तो अब पूरे पद हो गए। जो समान पद है उनके नीचे हम अंडरलाइन कर दें। अब ये ज्यों का त्यों, x पे 4 की घात धन y पे 4 की घात। अब इसके चिन्ह कैसे हैं, समान, जुड़ गए, तो 6x वर्ग y वर्ग। अब इसमें देखें चिन्ह इसके भी समान है तो ये भी जुड़ गए, 7 और 1 8 ऋण 8x y घन और अंत में धन x घन y वर्ग। अब इसमें हमने एक अथवा भी ले लिया है क्योंकि जोड़ के साथ कभी कभी घटाना का भी सवाल आ सकता है। तो घटाना का है तो कैसे करें, जोड़ का तो आपने देख लिया, y घन ऋण 15 y वर्ग ऋण y ऋण 11 में से 11 ऋण 5 y वर्ग घटाओ। तो जैसा जोड़ था वैसे ही हम पहले बहुपद को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। कहाँ तक, ऋण 11 तक। ये पूरा यहाँ से y घन ऋण 15 y वर्ग ऋण y ऋण 11। अब इसको हमें घटाना है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। पिछली बार धन लगाया था, इस बार हम क्या लगाएंगे, ऋण। लेकिन इस बार हम इस वाले बहुपद को कोष्टक में लिखेंगे। पिछली बार नहीं लिखा था धन में, क्योंकि धन से कोष्टक हटाने पर चिन्ह नहीं बदलते। अब यहाँ हमने लिख दिया 11 ऋण 15 y वर्ग। अब हम पहले ऋण से कोष्टक हटा दें, तो ये ज्यों का त्यों लिख दिया हमने पहले वाले को। अब ऋण से कोष्टक हटा तो चिन्ह बदल गए, तो ऋण 11 हो गया और ऋण 15 y वर्ग के हो गए धन 15 y वर्ग। अब वही समान पदों को हम एक साथ रखें। यहाँ से शुरू करें पहले, y घन ज्यों का त्यों ऋण 15 y वर्ग। अब y वर्ग जैसे एक और पद है, देखो ये, तो इसमें हमने ये टिक कर दिए समान चिन्ह, धन यहाँ पर हमने लिख दिया 15 y वर्ग ऋण y के जैसा और नहीं है तो रहने दीजिए, ऋण 11। अब अचर हो गया और ऋण 11, ये संख्या एक और है तो ऋण 11। अब देखें y घन ज्यों का त्यों ऋण 15 y वर्ग धन 15 y वर्ग, ये समान हैं और चिन्ह कैसे हैं, असमान, घट गए, 15 में से 15 घट गए तो कट गए, दूसरे शब्दों में ऋण y। अब इसी तरह ऋण 11 दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ गए तो ऋण 22। तो यह इसका उत्तर होगा। अब देखेंगे हम प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल बराबर आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर 5 × 15 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 11वां, किसी कंपनी में काम करने वाले महिला और पुरुष का अनुपात 11:7 है। यदि पुरुषों की संख्या 112 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आए तो जो आपको ज्ञात करना हो उसे आप x मान लीजिए। यहाँ महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो माना कि महिलाओं की संख्या x है। अब यहाँ पर महिला और पुरुष लिखा है तो महिलाओं की संख्या बटे पुरुष की संख्या बराबर 11/7 लिखेंगे। इसमें जो पहले लिखा उसे अंश में और जो बाद में लिखा उसे हर में। मान लो पहले पुरुष लिखा होता और महिला लिखा होता तो पुरुष पहले और महिला हर में जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, क्योंकि महिला पहले लिखा और पुरुष बाद में। और कितना अनुपात है, 11:7, तो बराबर में 11/7। अब यहाँ पर हम देखें महिलाओं की संख्या हमने x मानी तो x बटे में आ जाएगा पुरुषों की संख्या 112 बराबर 11/7। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, इस तरह से। तो हम x में 7 का गुणा करेंगे तो x गुणे 7 बराबर 112 गुणे 11। अब 7 का कर दीजिए पक्षांतर तो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 11 गुणे 112/7 काट दीजिए, 112 को 7 से 16 बार कटेगा। x बराबर 11 गुणे 16 गुणा कर दीजिए तो आया 176, यानी महिलाओं की संख्या 176 होगी। प्रश्न 12वां, 57 गुणे 99 एक न्यूनैन पूर्वैन विधि से हल कीजिए।
तो एक न्यूनैन पूर्वेण विधि से जब भी आप हल करें तो जो गुणा में होगा 9 या 99 या 999 या 9999 और एक संख्या और होगी, तो उसका जब हम गुणा करें तो 57 गुणे 99, तो 57 में हम एक कम ले लें, एक न्यूनैन यानी एक कम, 57 से एक कम यानी 57 ऋण 1 बराबर 56। तो हम इसको दो भागों में बांट दें, ये बायां भाग और ये दायां भाग। तो बायां भाग हमारा आएगा 56, 57 से एक कम। अब दाहिना भाग क्या होगा, तो 99 में हम 56 को घटा दें तो आया 43। तो ये वैकल्पिक विधियां हैं। तो यहाँ पर 57 गुणे 99 बराबर 5643, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है और कोण ABC के मान लिखे हैं, कोण A का 50, B का x और C का भी मान x। अब आप जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। A का मान 50, B का मान x और C का मान x रख दीजिए। 50 का पक्षांतर कर दीजिए या बाद में कर दीजिए, तो 50 धन x हो जाएगा 2x। अब 50 का कर दीजिए पक्षांतर, तो 2x बराबर 180 ऋण 50, तो 2x बराबर हो गया 130। अब हम 130 में x का मान निकालना, तो 2 का कर दीजिए पक्षांतर, तो x बराबर 130/2 यानी काटने पर 65 मिला, तो x का मान आएगा 65। यहाँ 50 लिख गया है तो इसे सुधार लीजिए, 65 कर दीजिए। अब देखें हम अगला प्रश्न 14। प्रेक्षण 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 और 54 का माध्य और माध्यक यानी मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ दीजिए। किसको? 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0, 100 और 54। अब इनकी संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 का हम भाग करेंगे। मान लो ये 8 होते तो 8 का भाग देते। जितने प्रेक्षण हैं उनकी संख्याओं का मान, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब इनको हमने जोड़ा तो आया 459/9। काट दीजिए तो 51, तो माध्यक कितना आ गया? 51। अब देखें हम माध्यक निकालना है, मध्यिका। तो इसके लिए हमें प्रेक्षण जो ये दिए गए हैं इनको हमें आरोही क्रम में रखना है। अब आरोही क्रम में रखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटा मान देखें तो 0, तो 0 लिख दीजिए और 0 में घेरा लगा दीजिए, यानी ये हमने ले लिया। अब 0 से बड़ा क्या है? 35, तो 35 में घेरा लगाइए और 35 लिख दीजिए। फिर 35 से बड़ा 40, 40 में घेरा लगाइए, लिख दीजिए। फिर क्या है? 46, तो 46 में घेरा लगाइए, लिख दीजिए। इस तरह आप संख्या लेते जाइए और घेरा, अगर 2 बार है तो 2 बार लीजिए और दोनों में घेरा लगाते जाइए, इससे कोई अंक छूटता नहीं है। अब 46 हो गया, 46 के बाद क्या होगा? 50, तो ये 50 हो गया। फिर क्या होगा? 54, तो 54 ले लीजिए। फिर 58, फिर 76 और अंत में 100। इन सब में आप घेरा लगाते जाना। हमने सब में इसलिए नहीं लगाया कि आपको समझ में आ जाए, इन्हें हम सभी में लगा देते तो आप सोचते कि सभी में लगाना, तो क्रम से लगाते जाइए। अब हम इसका माध्यक देखने के लिए हम बाईं ओर से पहले प्रेक्षण पर उंगली रख लें और इधर दाहिने पक्ष के पहले प्रेक्षण पर उंगली रख लें। अब एक ये ले लीजिए और एक ये, है ना। अब एक एक आगे बढ़ते जाइए, तो इधर बढ़ोगे तो 35 आएगा और इधर से बढ़ोगे तो 76, फिर बढ़ोगे 40, इधर आएगा 58, इधर आप बढ़ोगे तो मिलेगा 46 और इधर मिलेगा 54, तो बीच में क्या आ गया? 50। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। जब विषम होंगे तो एक बीच में मान मिलेगा और सम होंगे तो 2 बीच में मिलेंगे। जब 2 मिलें तो दोनों को जोड़िए और 2 का भाग कर दीजिए। 1 है तो वही उत्तर होगा। तो माध्यक बराबर माध्य पद का मान, इनमें जो आरोही क्रम में लिखे, इनमें नहीं लेना जो लिखे हैं, जो ये आपने आरोही क्रम, इसके सबसे मध्य
इसलिए हमने एक और इसके कोष्टक में लिख दिया सबसे बीच वाला पद। तो सबसे बीच में कौन है 50, तो इसका माध्यक होगा 50। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आरोही क्रम में आप रखते हैं तो एक उंगली आप बाईं तरफ रख लीजिए और दूसरे हाथ की उंगली आप दाहिनी तरफ, और एक एक आगे बढ़िए। एक इधर बढ़ेंगे, एक इधर, फिर इधर एक, फिर इधर एक, फिर यहाँ एक, और एक एक उंगली आगे बढ़ाते जाइए, बीच में अपने आप मान मिल जाएगा। तो इस तरह से ये माध्यक होगा, इसी को हम मध्यिका भी कहते हैं। इसको आगे जब आप कक्षाओं में पढ़ेंगे तो इसके मध्यिका निकालने का सूत्र भी होता है। आपके कोर्स में अभी नहीं दिया है तो हमने इसी विधि से आपको समझा दिया। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।